हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से कवर करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी के हिस्ट्री की पुस्तक को। इसके पिछले दो वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से इतिहास की जानकारी हमें मिलती है और इतिहास को अगर हमें जानना है तो किन किन सोर्सेज से हम जान सकते हैं, जिसमें हमने पांडुलिपि को विस्तार से देख लिया था। पांडुलिपि शब्द जो है वो उसका इंग्लिश रूपांतरण होता है मैन्यूस्क्रिप्ट, और हाथ से लिखी होने के कारण इसे पांडुलिपि कहा जाता है। तो ये सारी चर्चा लास्ट क्लास में हो गई है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आगे आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और आगे इस चैप्टर के अंदर, ये चैप्टर आज फिनिश कर दिया जाएगा। इस चैप्टर के अंदर और आगे क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, इस पर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की कंप्लीट वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ से आज स्टार्ट करना था, अभिलेखों का अध्ययन करना था हमें। ठीक, अभिलेखों के अध्ययन में हमें क्या जानना था। तो इसके पहले कि ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं पिछली वीडियो में, आप उस वीडियो को भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं, मतलब इतिहास की जानकारी में, इतिहास को जानने के लिए हम लोग अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेख क्या होते हैं? जैसे पांडुलिपि के बारे में हमने जाना। सबसे पहले तो हमने ये जाना कि इतिहास की अगर जानकारी हमें चाहिए तो हमें इतिहास में लिखित पुस्तकों को खोजकर और पढ़ना होगा। और उन पुस्तकों में सबसे ज़्यादा जो नाम आता है पहले, वो सबसे पहला नाम है पांडुलिपि का। उसके बाद में जो वैदिक ग्रंथ हैं उनको भी पढ़कर हम इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इवन इतिहास के कुछ समय पहले के जो दस्तावेज हैं उसको भी पढ़कर हम लोग क्या कर सकते हैं, इतिहास की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी तरह से उन सब में एक और चीज है जो है अभिलेख। ठीक है, अभिलेखों का अध्ययन करके भी हम क्या कर सकते हैं, इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। अभिलेख जो होती हैं वो क्या होती हैं कि पत्थरों पर खुदी हुई होती है। ठीक है, और या फिर पत्थरों की जगह धातु पर, किसी धातु पर इसको उत्कीर्ण किया गया होता है, उगाया गया होता है। तो ऐसी चीजों को हम लोग अभिलेख कहते हैं। अभिलेख क्या होता है? या तो पत्थरों पर या किसी धातु की सतह पर उत्कीर्ण किए हुए लेख को हम लोग अभिलेख कहते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे। क्या होता है ना कि जो शासक लोग पहले के हुआ करते थे, वो अपना कोई आदेश जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, उसको समझाने के लिए अभिलेख लिखवाते थे और उसे किसी ऐसी जगह लगा देते थे जहां पर आते जाते लोगों की नजर उस पर पड़े। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कोई ऐसा स्थान है जैसे मंदिर है, तो किसी राजा ने उस मंदिर को बनवाया, तो उस मंदिर की किसी एक दीवार पे राजा ने अपना वर्णन कर दिया कि मैंने इस मंदिर को बनवाया है और इसको बनवाने के लिए मुझे कितनी धनराशि खर्च करनी पड़ी है। कुछ ऐसी बातें जो है अभिलेखों में लिखकर मंदिरों में भी लगा दी जाती हैं। तो अभिलेख एक तरह से हमें उस समय के बारे में जानकारी देने के काम करते हैं। ठीक है, ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। मतलब शासक लोग जो हैं वो अपने आदेशों को पत्थरों पर उत्कीर्ण करवाते थे और उसे ऐसी जगह लगा देते थे जहां से लोग आते जाते उसे देखें, उसे पढ़े और उसका पालन कर सके। ठीक है, जैसे ये तो हो गया। आगे बढ़ते हैं कि कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं। मतलब ये तो हो गए आदेश वाले अभिलेख, और कुछ अभिलेख दूसरे प्रकार के भी होते हैं जिसमें राजा तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। मतलब राजा रानी तो अलग बात है, कुछ आम स्त्री पुरुषों ने भी क्या किया है कि अपने कार्यों का वर्णन कराया है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यापारी ने एक मंदिर का निर्माण करवाया या मंदिर में बहुत ज्यादा दान दिया, तो उसने क्या किया कि अपने द्वारा दिए गए दान को, ताकि लोग उसे हमेशा याद रखें, उसको एक पत्थर पर उत्कीर्ण करवाकर उस मंदिर में स्थापित करवा दिया। तो ये भी राजा रानी के साथ साथ कुछ अन्य लोग भी क्या कर रहे थे कि इसको उत्कीर्ण करवा रहे थे, अभिलेख लिखवा रहे थे। ठीक है, उदाहरण के लिए प्रायः शासक जब होते थे तो लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा करते थे। मतलब अगर उदाहरण माना जाए तो राजा अभिलेख क्यों लिखवाते थे? उन्होंने कौन सी लड़ाई
जीती और उस लड़ाई के दौरान उनके साथ क्या-क्या घटनाएँ हुई, इन बातों को अभिलेख में लिखकर वो संरक्षित करवा देते थे ताकि आने वाली पीढ़ियाँ उनके इस वीरता को याद रखें। तो कुछ इस प्रकार की भावना होती थी और इस प्रकार की भावना को दर्शाने के लिए ही राजा-महाराजा जो हैं, वो अपने द्वारा युद्ध में विजित प्रदेशों के बारे में अभिलेख लिखवाते थे और उन्हें अपने यहाँ पे लगवाते थे। इसके अलावा आदेश भी जो थे खुदवाए जाते थे, दान जो भी हुआ करते थे, उन दान के बारे में भी अभिलेखों में उत्कीर्ण करवा के लगवा दिया जाता था, ठीक है? और ये परंपरा आज भी है। आज भी अगर आप देखो तो कहीं-कहीं आपको अभिलेख देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? जैसे मान लो कि कोई सड़क है और उस सड़क का निर्माण किसी विधायक ने करवाया है, तो वो विधायक क्या करता है कि अपना एक नेम प्लेट बनवाकर, पत्थर पर उत्कीर्ण करवाकर उसे उस सड़क के शुरुआत में लगा देता है ताकि आते-जाते लोगों की नज़र उस पे पड़े और उसको देखकर पता चले कि ये किसके द्वारा बनवाया गया है, ठीक है? विधायक, सांसद ये लोग ऐसा भी करते हैं। तो ये सब आम बातें हैं। ऐसा गाँव में होता है या फिर बहुत जगह होता है ऐसा। साथ ही साथ कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे मान के चलिए कि किसी ने कोई बहुत बड़ा दान दिया है किसी मंदिर के निर्माण में या किसी और चीज़ के निर्माण में, तो वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं कि स्मृति के लिए, याद रखने के लिए इंस्क्रिप्शंस यानी कि अभिलेख खुदवाते हैं पत्थरों की सतह पर और उसको वहाँ पर स्थापित करवा देते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें आज भी चली आ रही हैं और इतिहास में भी इस चीज़ का चलन हुआ करता था। आगे है कि लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख, ये जो अभिलेख आप लोग देख रहे हैं इधर, ये कितना पुराना है? लगभग 2250 वर्ष पुराना है, ठीक है? वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है, मतलब आज का जो अफगानिस्तान है वहां पर एक जगह है कांधार, वहीं से इस अभिलेख को प्राप्त किया गया है। मतलब वहां पर जब खुदाई हुई तो ये अभिलेख मिला कहाँ से? कांधार से। चलो, यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेशों पर उत्कीर्ण करवाया गया था। मतलब ये जो अभिलेख है वो किसका है? अशोक द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया है। अशोक ने कुछ आदेश दिए थे और उन आदेशों को पत्थर पे उत्कीर्ण करके और कांधार नामक स्थान जो कि वर्तमान अफगानिस्तान में पड़ता है वहां पर लगवाया गया होगा, ठीक है? इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे, मतलब अशोक के बारे में हमें क्या करना है? अध्याय 8 में पढ़ना है। और जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। मान के चलो, यहाँ पे एक बात और कही जा रही है कि ठीक है, इस अभिलेख को क्या है? अशोक ने उत्कीर्ण करवाया था और कांधार में लगवाया था। कांधार से इसकी प्राप्ति हुई है और फिर आगे बता दिया गया है कि अशोक के बारे में हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, हमें अगले चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है? अब अगर हम बात करें कि लिपि क्या होती है, जब हम कुछ लिखते हैं तो हम किसी न किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम हिंदी में कोई चीज़ लिखते हैं तो हम लोग देवनागरी लिपि का प्रयोग कर रहे हैं और अगर कोई चीज़ हम इंग्लिश में लिख रहे हैं तो उस समय हम रोमन लिपि का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है? तो बात यहाँ पे ये समझ में आ गई, रोमन लिपि और देवनागरी लिपि। उसी तरह से जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ क्या है? अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है, मतलब कुछ अक्षर, कुछ संकेत, कुछ एरो मार्किंग्स, इनसे बनकर ही एक लिपि तैयार होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो लिखते समय हम लिपि का प्रयोग करते हैं और बोलते या पढ़ते समय हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं। इस बात में डिफरेंस रखिएगा यार, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि मैं कोई इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं जो पढ़ रहा हूँ उस चीज़ को, वहाँ पे मैं इंग्लिश भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, वो चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ? वो मैं रोमन स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, रोमन लिपि को पढ़ रहा हूँ। क्लियर है बात? दूसरी चीज़, हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं किसी को। सपोज़ करिए हमने व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज किया, तो हम लिख रहे होते हैं हिंदी में। मतलब कहने का ये है कि हम अपनी बात, अपनी भाषा जो है हिंदी का प्रयोग कर रहे होते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट जो है वो रोमन प्रयोग करते हैं। ठीक है? जैसे अगर कोई मैसेज टाइप करना होता है तो हम लोग इंग्लिश लेटर में ही टाइप कर देते हैं, मीनिंग उसका हिंदी होता है। ठीक है? जैसे मान लीजिए हमने किसी को मैसेज भेजा कहाँ हो, तो उसके लिए क्या लिखते हैं? KAHAHO। ठीक है? तो ऐसे लिख देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमने भाषा प्रयोग की हिंदी, बट उसके लिए जो स्क्रिप्ट प्रयोग किया, उसके लिए जो लिपि प्रयोग की वो रोमन थी। तो यहाँ पर यही बता रहा है कि अगर हम कोई चीज़ लिखते हैं तो उसके लिए हम लिपि का प्रयोग करते हैं और कोई चीज़ पढ़ते हैं या बोलते हैं तो उसके लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरमाइक नामक दो विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। समझ में आ रही है बात? तो ये जो है ये यूनानी और अरमाइक लिपि में है।
ये जो अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है, इसमें 2 चीज़ों का प्रयोग किया गया है। एक यूनानी भाषा और अरामाइक लिपि का प्रयोग इसके अंदर किया गया है। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब एक क्वेश्चन बनता है हमारा, क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? क्या आप ये बात बता सकते हैं, क्या इमेजिन कर सकते हैं कि आखिर कठोर सतह पर ही लेख क्यों लिखवाए जा रहे हैं, किसी नरम सतह पर क्यों नहीं लिखवाए जा रहे हैं? ठीक है, और ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयां आती थी? मतलब अगर किसी को कठोर सतह पर लेख लिखवाना ही है तो उसमें क्या परेशानी आएंगी, इस पे इमेजिन करना है। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप इस पे इमेजिन करने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि अगर हम कठोर सतह पर किसी लेख को नहीं लिखवाएंगे, किसी आदेश को नहीं लिखवाएंगे, तो हो सकता है कि वो आदेश 10 या 15 दिन बाद या 1 महीने बाद खराब हो जाए। ठीक है, मान लीजिए कि हमने किसी ऐसी सतह पर आदेश को लिखवा दिया जो कि कुछ दिन बाद खराब हो जाती है, तो या झड़ जाती है पूरी तरह से, तो उस आदेश का कोई फायदा नहीं होगा। तो हमेशा लेखों को ऐसे कठोर सतह पे लिखवाया जाता था जो लाखों साल तक, लाखों तो नहीं कहेंगे, हजारों साल तक चल सके। ठीक है, जो हजारों साल तक चल सके। ठीक है, जो मिनिमम हजारों साल तक चले। इस चीज को, इसी वजह से क्या था कि लेखों को जो है कठोर सतह पर लिखवाया जाता था ताकि वो खराब ना हो और लोग सालों साल उसका पालन कर सके। ठीक है, और ऐसा करवाने में कठिनाइयां ये आती थी कि जो पत्थर की सतहें हैं वो काफी ज्यादा कठोर होती थी और उस पर लेख लिखने का काम और भी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, ऐसा कह सकते हैं, समय वाला था और बहुत ही मुश्किल था। सब लोग इस काम को आसानी से नहीं कर सकते थे, इसके लिए विशेष कारीगरी की आवश्यकता होती थी। ठीक है, तो राजा महाराजा ऐसा कर पाते थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई। मतलब अभी हम अध्ययन कर रहे हैं कि अतीत के बारे में जानकारी कहाँ से जुटाई जाए। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि अगर हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, अगर हमें बीते हुए समय के बारे में जानकारी चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उस समय की पुस्तकों को पढ़ना होगा। पुस्तकों में हम पांडुलिपियां पढ़ सकते हैं, हम वैदिक ग्रंथ पढ़ सकते हैं जिसे ऋग्वेद कहते हैं, हम महाकाव्य पढ़ सकते हैं जैसे रामायण या भगवत गीता या फिर महाभारत हो गया, इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, वैदिक जितनी भी कृतियां हैं उनको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा हम लोग पढ़ सकते हैं कि जो विदेशी इतिहासकार थे उनके द्वारा लिखी हुई विवरण को हम पढ़ सकते हैं। जैसे मेगस्थनीज के द्वारा जो विवरण लिखी गई है इंडिका नामक पुस्तक में, हम उसको पढ़ के और मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य के द्वारा लिखित पुस्तक है, उसको पढ़ के हम क्या कर सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी पता कर सकते हैं, राजनीति के बारे में उस समय की जान सकते हैं। तो ये सारी पुस्तकों को हम लोग पढ़ के क्या कर सकते हैं कि इतिहास की जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इंस्क्रिप्शंस यानी कि अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, अध्ययन की सहायता से हम लोग जो है इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभिलेखों की मदद से भी हम लोग इतिहास को जान सकते हैं, ये भी समझ में आ गई बात। और इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं हैं जो पुराने समय में बनाई गई थी, उनको प्रयोग में लाया गया था, उनका अध्ययन करके भी हम क्या कर सकते हैं, इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि शुरू में ही टॉपिक में लिखा हुआ था कि इतिहास की जानकारी, इतिहास को पढ़कर हम क्या क्या जान सकते हैं, तो हम जान सकते हैं कि उस समय लोग कैसे घरों में रहते थे, किस प्रकार का भोजन करते थे, किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, बच्चे कौन कौन से खिलौने से खेला करते थे। तो ये सभी जानकारियां हमें मिल रही हैं कहाँ से, इतिहास से। और ये इतिहास का अध्ययन हम किस चीजों से कर रहे हैं, अभी तक हमने 2 चीजें जान ली हैं। एक तो पुस्तकों से जिन्हें मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा जा रहा है, और दूसरा इनक्रिप्शंस यानी कि अभिलेखों से, और तीसरी चीजें हैं जो प्रयोग में लाई गई वस्तुएं हैं। ठीक है, चलिए, ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। ठीक है, मतलब वे वस्तुएं जो प्राचीन समय में बनी और प्रयोग में लाई गई। ठीक है, और किसी कारण से उस समय के जो लोग थे वो उसे वहां छोड़कर चले गए। दिन प्रतिदिन क्या हुआ कि मिट्टी से वो चीज ढक गई, और जब बाद में खुदाई की गई तो वहां से कुछ वस्तुएं हमें अवशेष के रूप में प्राप्त हुई। ये वस्तुएं पुरातात्विक साक्ष्य कहलाती हैं। ये वस्तुएं क्या कहलाती हैं, पुरातात्विक साक्ष्य कहलाती हैं। और इन वस्तुओं का जो अध्ययन करता है उस व्यक्ति को पुरातत्वविद कहा जाता है। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है, इंग्लिश में पुरातत्वविद कहा जाता है।
पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष, ना कि पूरी इमारत, उसके जो टुकड़े बच गए हैं उनको, या फिर कोई चित्र है या कोई मूर्ति मिल गई, मान लीजिए खुदाई के दौरान कोई मूर्ति मिल जाती है, कुछ सिक्के मिल जाते हैं या किसी इमारत का टुकड़ा मिल जाता है, तो इन सब चीज़ों को देखते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है कि ये कितनी साल पुरानी है, इसका संबंध किससे हो सकता है, और इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। रिकंस्ट्रक्ट मतलब हुआ कि इतिहास को फिर से जागृत करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये लोग अनुमान लगाते हैं कि इन सामानों का क्या महत्व रहा होगा, आखिर लोगों ने इन सामानों का प्रयोग क्यों किया होगा। ठीक है, और आज जो सामान का प्रयोग है उसके आधार पर वो लोग उसका निष्कर्ष निकालते हैं। हो सकता है इतिहास में एज इट इज ना हुआ हो, लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो जो भी चीजें हमें मिलती हैं उन चीजों से पुरातत्वविद क्या करते हैं कि एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, सिंधु घाटी सभ्यता में एक मूर्ति मिलती है। ठीक है, एक योगी की मूर्ति मिलती है, एक ध्यान मग्न योगी की मूर्ति मिलती है। हो सकता है कि उसका संबंध भगवान शिव से ना हो, लेकिन पुरातत्वविदों ने ऐसा अनुमान लगाया कि आज जो भगवान शिव की के बारे में जो धारणा है कि वो योगी हैं और वे हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं, तो उसी आधार पर उस मूर्ति से क्या निष्कर्ष निकाला गया कि ये पशुपति शिव की मूर्ति है। दूसरी चीज कि उन योगी के आसपास बहुत सारे पशु बैठे हुए थे, जैसे गेंडा, हाथी, ये सब बैठे हुए थे। तो इस आधार पर भी ये निष्कर्ष पे निकाला गया कि भगवान शिव ही हो सकते हैं ये, क्योंकि इनकी जो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज मिल रही हैं वो भगवान शिव से मैच कर रही है। तो इस आधार पे इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है पुरातत्वविदों के द्वारा। ठीक है, होप कि आपको बातें समझ में आ रही है। वे औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, ठीक है, आभूषण तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। मतलब जो पुरातत्वविद होते हैं वो चाहते हैं कि उन्हें और अवशेष मिले और उन अवशेषों का अध्ययन करके वो इतिहास की पूरी जानकारी निकाल पाए, क्योंकि अधूरे अवशेष से अधूरी ही जानकारी मिल सकती है। तो वे लोग क्या करते हैं, उस समय कौन कौन से बर्तन बन रहे हैं, उस समय कौन कौन से लोग आभूषण पहन रहे हैं, कौन कौन से कपड़े हैं और क्या सिक्के का प्रचलन है, और इस आधार पर इन सब चीजों का छानबीन करते हैं, उन्हें खोजते हैं, निकालते हैं और उसके बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और इतिहास की एक संपूर्ण जानकारी हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। ये लोग होते हैं पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट। ओके, इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की होती हैं, पक्की मिट्टी की होती हैं, कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। अब मान लो कि कोई 2000 साल पहले की कोई बस्ती है जो कि मिट्टी से दब चुकी है और वहां का अध्ययन करने जाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, तो उनको जो अवशेष मिलेंगे वो सारे अवशेष नहीं मिलेंगे, उनको वही अवशेष मिलेंगे जो कि कठोर चीजों से बने हो, जो पत्थर से बने हो, जो किसी धातु से बने हो या कुछ पकी मिट्टियों से बने हो। तो ऐसी चीजें मिलेंगी जो नष्ट नहीं होती जल्दी, लेकिन जो चीजें नष्ट जल्दी हो जाती हैं उनका अवशेष नहीं मिलेगा। तो पुरातात्विक साक्ष्यों से जो प्राप्त जानकारी होती है हमेशा अधूरी होती है, और इन्हीं जानकारियों के आधार पर पुरातत्वविद क्या करते हैं कि पता लगाते हैं कि कैसी उस समय की व्यवस्था रही होगी। ठीक है, पुरातत्वविद क्या करते हैं, जानवरों, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डी भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। ठीक है, अब जैसा यहाँ साफ साफ लिखा है कि पुरातत्वविद का एक काम नहीं होता, वो सिक्कों का पता लगाएंगे और उससे ये बताएंगे कि उस समय व्यापार कैसे हुआ करता था। वे घरों का पता लगाएंगे और ये बताएंगे कि लोग कैसे घरों में रहा करते थे। वे हड्डियों का पता लगाएंगे और फिर बताएंगे कि इस समय के लोग कौन कौन से जानवरों को मार के खाते थे, या शिकारी थे या पशुपालक थे। अनाज का पता लगाएंगे। तो ये सभी चीजें जो हैं ये कौन करता है, ये सभी पुरातत्वविदों का काम होता है। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। देखो, वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधे। पेड़ पौधों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे जो हैं जब वो गिरेंगे और दब जाएंगे मिट्टी के नीचे तो उसके बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो सड़ के खराब ना हो। ठीक है, तो उसके अवशेष जो होते हैं बहुत कम बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। मान के चलो कि कोई लकड़ी जल गई या कोई अनाज जल गया तो बचा हुआ मिल सकता है, लेकिन अगर कोई अनाज
जला नहीं है, सही है, तो वो कुछ दिनों बाद खराब हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है कि ये चीज़ें बच नहीं पाती हैं, लेकिन कुछ जली हुई चीज़ें बच जाती हैं। तो यही इस पे लिखा हुआ है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर है कि पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। देखो, अभी तक हमने क्या जाना कि हमें इतिहास की जानकारी 3 मुख्य स्रोतों से मिल रही है। क्या-क्या है? पहली चीज़ है पांडुलिपियाँ, इतिहास में लिखी पुस्तकें। दूसरी चीज़ है इंस्क्रिप्शंस यानी कि अभिलेख, पत्थरों पर लिखित लेख को अभिलेख कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा तीसरा जो चीज मिल रहा है वो है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब होता है वे चीजें जो कि जमीन के नीचे दब गई हैं और उनको एक्सकवेशन करके यानी कि खुदाई करके निकाला जा रहा है, उनको पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। इतिहासकार उन्हें जो अतीत का अध्ययन करते हैं, इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक है। और स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। मान लो कि कोई सभ्यता मिली हमें, ठीक है, कोई जगह मिला और सॉरी, मान लीजिए कि हमें कोई जगह मिलती है और हमारा ये अनुमान है कि यहाँ पर कई सौ साल पहले लोग रहा करते थे और उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। ठीक है। तो जो पुरातात्विक साक्ष्य के खोजने वाले लोग होंगे यानी कि जो पुरातत्ववेता होंगे या इतिहासकार होंगे, वे क्या करेंगे कि उस जगह का एक्सकवेशन करेंगे, खुदाई करेंगे और खुदाई के बाद में वहां से जो भी अवशेष प्राप्त होंगे, उन अवशेषों के आधार पर उस समय के इतिहास को फिर से बनाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे जैसे स्रोत प्राप्त होते जाते हैं, स्रोत मतलब वही खुदाई के दौरान मिले सिक्के, मिट्टी के बर्तन, ये सभी जैसे जैसे प्राप्त होते जाते हैं, अतीत के बारे में पढ़ना और ज्यादा रोचक होते जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का फिर से निर्माण यानी पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा। जो पुरातत्वविद हैं वो जासूस होते हैं, जो क्या करते हैं कि इन स्रोतों का प्रयोग करते हैं एज अ एविडेंस, सुराग के तौर पे, और सुराग के तौर पे इनका प्रयोग करके क्या करते हैं कि इतिहास की जानकारी को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो ये हो गई बातें। अब एक टॉपिक यहाँ दिया जा रहा है कि ठीक है, हमने इतनी चीजें तो जान ली, तो क्या सबका अतीत एक है या अनेक है? इस बात की अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि अतीत एक है या अनेक है। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? मतलब हम इस पुस्तक का जो टॉपिक नाम है वो लिखा है हमारे अतीत। मतलब कहने का ये है मतलब कि हमारा पास्ट कुछ और हो सकता है, किसी और का पास्ट कुछ और हो सकता है। ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि सबका पास्ट एक ही रहा हो। पूरे दुनिया में रहने वाले लोगों का जो पास्ट है, जो भूतकाल है या अतीत है, सॉरी अतीत है, वो एक जैसा रहा हो, तो ऐसा नहीं हुआ होगा। ठीक है। इसी वजह से इस पुस्तक का नाम क्या रखा गया, हमारे अतीत। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य सॉरी की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे, है ना। कहीं पर क्या था, कहीं पर बहुत विकसित लोग रहा करते थे और कहीं पर बहुत ही अल्प विकसित लोग रहा करते थे। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता अपने विकास के चरम पर थी, उसी समय दक्षिण भारत के कुछ ऐसे राज्य थे जहां पर विकास नाम की कोई चीज नहीं थी, लोग अभी भी जंगलों में ही रहा करते थे। ठीक है। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। तो सिंपल उदाहरण इसने दिया है कि जो कृषक हैं, जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो पशुपालक है, जो पशुओं को चरा रहे हैं, उनका जो जीवन था उस समय अतीत में, वो उस समय के राजा महाराजाओं के जीवन से बिल्कुल अलग हुआ करता था, क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं थे। आज भी सब लोग एक जैसे नहीं है, तब भी नहीं थे। ठीक है। तो ये कहानी थी। और अगर बात करें व्यापारियों की, तो जो व्यापारी थे उनका जीवन शिल्पकारों से अलग था। शिल्पकार अलग श्रेणी में, व्यापारी अलग काम कर रहे हैं। ठीक है। तो किसी का भी जो अतीत है वो एक जैसा नहीं रहा है।
ठीक है। इवन हमारे भी जो पास्ट होते हैं, हमारे भी जो अतीत होते हैं, सबका एक जैसा नहीं होता है। किसी की स्कूलिंग अच्छी हुई है, किसी की स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई है। तो ये भी एक उदाहरण हम अच्छा सा ले सकते हैं। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग-अलग हिस्सों में लोग अलग-अलग व्यवहारों, रीति और रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल-फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। हमारे देश में एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो वहाँ के जो लोग हैं, वो अपने जीवन यापन आज भी वहाँ के कुछ हिस्से में, सब नहीं, कुछ हिस्से के लोग आज भी अपने जीवन यापन के लिए मछलियां पकड़ते हैं, शिकार करते हैं, जंगलों से कंदमूल इकट्ठा करके खाते हैं। ठीक है, करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। अगर हम बात करें कि जो लोग शहर में रह रहे हैं, वो लोग खाने की आपूर्ति के लिए दुकान पे डिपेंड है, दुकान वाले डिपेंड है अपने रिटेलर के ऊपर, और वे रिटेलर डिपेंड है कृषकों के ऊपर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम किसी और के ऊपर निर्भर हैं आज के डेट में, अगर देखा जाए तो। इस तरह के भेद में भी अतीत विद्यमान थे। ठीक है, अतीत में इस तरह के भेद भी विद्यमान थे। मतलब आज जैसे हम लोग देख पाते हैं कि हमारे अंदर जो भेदभाव है, किसी का जीवन बहुत हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, किसी का जो जीवन है एकदम निम्न स्तरीय है, किसी को खाने के और जीने के सभी सुविधाएं प्राप्त हैं, लेकिन किसी के पास जो है बहुत कम सुविधाएं हैं, उसको दिन का खाना भी नसीब नहीं होता है। तो ऐसी जो अतीत में भी ऐसी चीजें व्याप्त थी। चलिए, इसके अतिरिक्त एक तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। देखिए, एक बात और है कि हमें अतीत की जानकारी ज़्यादा नहीं मिल सकती है। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि उस समय के जो शासक थे, वो तो अपनी जितनी भी जानकारियाँ उनको लिख कर रखते थे। उन्होंने कौन सा प्रदेश जीता, उन्होंने कौन से शहर पे अपना कब्जा किया, कहाँ से क्या जीत के लाए, और वो अपने बारे में बहुत सी चीज़ों को लिख कर रखेंगे। और यही कारण है कि हमें उनके बारे में पता है। जैसे अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी हमें, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी हमें उस समय के एक प्रसिद्ध लेखक पाणिनि मैंने कहा, उस समय के प्रसिद्ध लेखक चाणक्य के द्वारा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे, उनके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र में वर्णित है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक लेखक आते हैं जिनका नाम था मेगस्थनीज, और मेगस्थनीज ने क्या किया कि उस समय का जो मौर्य साम्राज्य उसके बारे में लिख दिया। तो जो चीजें मेगस्थनीज ने लिखी या जो चीजें चाणक्य ने लिखी, उन चीजों को पढ़कर हम उस समय के राजा महाराजाओं के बारे में और कुछ हद तक जो है समाज के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, कुछ हद तक समाज के बारे में जान सकते हैं, लेकिन पूरी जानकारी हमें, एक आम व्यक्ति के जीवन की पूरी जानकारी हमें उससे नहीं मिल पाती है। ठीक है, यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। तो पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जोड़ने में या जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। मतलब पुरातात्विक साक्ष्य से कोई कितना पता लगाएगा? मान के चलिए कि अगर यहाँ पर कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि ये पूरी चीजें नीचे धंस जाएं, और कुछ सालों बाद जब इसकी खुदाई हो तो यहाँ से जो भी चीजें मिलेंगी, उसके आधार पर एग्जैक्ट क्या था यहाँ पर, इसका पता तो नहीं लगाया जा सकता, बल्कि उसकी जगह पर ये पता लगाया जा सकता कि हाँ, ऐसे कुछ डिवाइसेस हुआ करते थे। ये जो बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूँ या जो भी मैंने इक्विपमेंट्स यूज किए हैं, इनका कुछ दूसरा अनुमान लगाया जा सकता है ना? तो ये सभी चीजें थी। तो हमें राजा महाराजाओं के बारे में जानकारी मिलती है क्योंकि उन्होंने अपना लेखा जोखा रखा है, जबकि आम जनमानस के बारे में जानकारी लिखित रूप में नहीं मिलती है। तो हमें उस समय के चीजों को देखकर पता लगाना होता है कि आम जनमानस की जो है जीवनी कैसी हुआ करती थी। अब हम लोग एक और टॉपिक बात करेंगे, तिथियों के मतलब के बारे में। ठीक है, तो तिथियों का मतलब हालांकि सभी को लगभग पता होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो मैं उसमें बता देता हूँ। दो तिथि होती है, ईसवी और ईसा पूर्व। ठीक है, ईसवी और ईसा पूर्व। चलिए, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, जैसे वर्ष, ये सब अब बताओगे। ठीक है, 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे।
वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। मतलब जो भी आज वर्ष है वो कब से की जा रही है? ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक हैं ईसा मसीह, उनके जन्मदिन से की जा रही है। जैसे उनका जन्म जिस दिन हुआ था उस दिन एक वर्ष को माना गया, ठीक है, उस दिन का जो वर्ष है वो एक माना गया। उसी तरह से जब वो 5 साल के हुए तो माना गया कि 22 चल रहा है। वर्ष कौन सा चल रहा है? सॉरी 5 चल रहा है। जब उनको सूली पे लटका दिया गया तो उस समय जो वर्ष चल रहा था वो हुआ, ठीक है। इसके अलावा आज जो वर्ष चल रहा है वो है 2022। तो इसका मतलब है कि आज हम लोग जो है ईसा मसीह के जन्म के 2022 साल आगे आ चुके हैं। यानी ईसा मसीह को जन्म हुए, ईसा मसीह का इस धरती पर जन्म हुए टोटल 2022 साल हो चुके हैं। यही इसका सिंपल सा मतलब है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में मानी जाती है। मतलब अब देखो, ठीक है, कोई घटना ऐसी हो सकती है जो उनके जन्म से पहले घटित हुई हो। जैसे गौतम बुद्ध की मृत्यु, गौतम बुद्ध की मृत्यु जब हुई, ठीक है, तो वो जो घटना है वो ईसा, मतलब जो ईसा मसीह हैं उनके जन्म से पहले हुई है। कब हुई है? उनके जन्म से पहले हुई है। तो उस तिथि में हम लोग क्या जोड़ेंगे? ईसा पूर्व जोड़ेंगे, ठीक है। तो कोई ऐसी तिथि जो कि ईसा मसीह के जन्म के पहले हुई है तो उसको हम ईसा पूर्व कहते हैं। और अगर ईसा मसीह के जन्म के बाद कोई घटना घटी है तो उसकी जो डेट होती है उसको हम ईसवी लिखते हैं, ठीक है। चलिए, इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए तिथियों का उल्लेख करेंगे। चलिए, तो ये हमारा यहाँ पर चैप्टर समाप्त हुआ। ये इतिहास और तिथियों के बारे में कुछ और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इसे एक बार पढ़ जरूर लेना, ठीक है। एक यहाँ पर एक कुछ एडवांस चीज़ें दी हुई है, अन्यंत्र, ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें, मतलब उसी समय में कुछ और चीज़ें। जैसा कि हमने हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतह पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपि और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान ये कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? तो इस बात का हमें पता लगाना है। तो अगर हम पता लगाएं तो यहाँ पर आपको एक लिपि दी हुई है, ठीक है, इसमें कुछ चिन्ह बनाए हैं और इतिहासकारों ने इसे पी माना है, इस हिस्से को टी माना है, इसे ओ बोला है और इसे एल कहा है, एल फॉर लायन, ठीक है। तो कुछ चीजों को यहाँ पर डिसाइफर किया गया है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप इसे एक बार पढ़ जरूर लेना। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में जो अ, सवाल दिए गए हैं उनको आप एक बार बनाने की कोशिश करिएगा। हालांकि ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इजी होंगे अगर हमने इस बुक को अच्छे से अपने पढ़ा है तो, ठीक है। मैंने यहाँ पे लाइन बाय लाइन आपको सब चीज़ें पढ़ के बता दी है इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे उसको हम कभी अलग सेशन में लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जहाँ भी मुझे लगेगा कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है मैं उसे नोट डाउन करते जाता हूँ और किसी संडे के दिन आपको इन क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। कल की क्लास में हम लोग जो है सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और सेकंड चैप्टर के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी की ये सीरीज़ पूरी कंप्लीट चलने वाली है आपके साथ, मेरे साथ। और अगर आपको ये सारी वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए, इन सब बातों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जितनी भी चीज़ें पढ़ाई आपको अभी इस चैप्टर से वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन वीडियो इन्फॉर्मेटिव होती है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मिलेंगे जल्दी ही आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड थैंक यू।